स्लेव डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर क्यूमर्स की हत्या करता है और खुद एक तरीके से गद्दी पे बैठता है। और खिलजी के बाद जो अगली डायनेस्टी है वो है तुगलक। तुगलक डायनेस्टी जिसके फाउंडर एक व्यक्ति जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, वो एज अ फाउंडर इसमें बनते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक कोशिश करते हैं कि कैसे अपनी किंगडम को पब्लिक के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ाएं। तो गयासुद्दीन तुगलक पहले रूलर और साथ में फाउंडर भी हैं। और ये जो लोग रूल करते हैं लगभग 5 साल के आसपास, 1320 से 25 के आसपास इनका रूल होता है। पर इनके टाइम में एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है, कैनाल डेवलपमेंट, नहरों का डेवलपमेंट कराते हैं। और कैनाल अगर डेवलपमेंट होगा इसका मतलब इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, और इरिगेशन फैसिलिटी अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा। और इससे फायदा ये होगा कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो किंग को कहीं ना कहीं टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। तो इसने अपनी इनकम या रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स को नहीं बढ़ाया। ऐसा नहीं किया कि मैं टैक्स किसानों से ज्यादा लूं, नहीं, इसने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। और ये लोग शेयर लेते थे प्रोडक्शन में 1/3 के आसपास। तो पहले अगर 100 kg वीट होता था, अब 200 kg वीट होने लगा। तो इसका मतलब इनका भी शेयर बढ़ा जब किसान की प्रोडक्शन बढ़ी। तो ये इनकी एक सबसे खास बात थी जो इन्होंने सबसे अच्छा यूज भी किया। तो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम से ही माना जाता है कि इंडिया में पहली बार फर्स्ट टाइम कैनाल डेवलपमेंट हुआ सिस्टमैटिक मैनर में। और साथ में ही इसने डाक सिस्टम, जिसे हम पोस्ट सिस्टम कहते हैं, उसको भी चलाया। कैसे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, जैसे अभी हम डिजिटल दुनिया का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, ऐसे ही पहले पोस्ट सिस्टम, इस पोस्ट सिस्टम के थ्रू इसने एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर करना भी आसान कर दिया। और इसका एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये औलिया साहब दिल्ली में रहते थे। और ये एक तरीके से एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि भाई आप हमसे मिल लीजिए, क्योंकि आप एक सूफी संत हैं और सूफी संतों की काफी ज्यादा लोग मानते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने इससे कहा, गयासुद्दीन तुगलक ने, कि आप हमसे मिल लीजिए। ये निजामुद्दीन औलिया का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इन्होंने बोला कि अगर राजा एक दरवाजे से एंटर करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से एग्जिट कर जाऊंगा। इसी बात को लेके गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि तुम अपने आप को ज्यादा तीस मार खा समझते हो। एक किंग आपके दरबार पे आया है और ये तो है नहीं उससे मीट कर लें, उससे भागते फिरते हो। तो निजामुद्दीन औलिया कहता है कि देखो, मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, आप अपनी पॉलिटिक्स खुद संभालो, और मैं आपका इसमें सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूं और मेरा काम है सोशल वेलफेयर करना, और आप इस पॉलिटिक्स के चक्कर में मुझे मत लाओ। इसी बात पे थोड़ा सा बहसबाजी हुई निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन के बीच। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इनको कुछ बोला, तो निजामुद्दीन औलिया ने भी अपनी बात बोली। और निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं, हुनूज दहली दूरस्त, हुनूज दहली दूरस्त,
ये एक फेमस इनकी एक बात, और जो आपने सुना होगा, अभी दिल्ली दूर है। मतलब आपको लग रहा है कि खिलजी वंश का एंड हो गया है और आप तुरंत गद्दी पे बैठ के और आपने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया है। लेकिन निजामुद्दीन औलिया कहते हैं अभी ऐसे कंट्रोल नहीं हुआ आपका दिल्ली पे, और अभी दिल्ली बहुत दूर है आपसे। और अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल मत समझो जितना आपको लगता है। और निजामुद्दीन औलिया का ही एक शिष्य मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक जो अगला रूलर बनता है, और माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ चीजें ऐसे करके निपटा दिया, और एक महल बनवाया गया लकड़ी का, उसी में गयासुद्दीन तुगलक भी चले गए। और उसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे ज्यादा फेमस रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। मोहम्मद बिन तुगलक, या जिसे एमबीटीवी कहते हैं, ये बहुत सारी नई चीजें करेगा और कई चीजों में फेल भी होगा, इसलिए इसे फेल किंग भी कहा जाता है। और इसे कई बार एक और इसका नाम काफी ज्यादा फेमस है, जॉन खां। जॉन खां भी इसी का नाम है, और ये लगभग 20। और तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज्यादा फेमस रूलर है। और इसने अपने जैसे ही ये गद्दी पे बैठा तो कुछ रिफॉर्म लेके आया। ऑन रिफॉर्म के थ्रू इसने जो उलेमा लोग थे, उलेमा जो मुस्लिम लीजन के लीडर थे, उनको भी बोला कि आप लोग भी अगर कुछ भी गलत करोगे तो आपको भी जुडिशियल सिस्टम के अंडर आना पड़ेगा। अभी आप लोग बच जाते हो, आपको लगता है कि हम रिलीजियस हेड हैं और हमसे कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर अब आपने कोई भी गलती की तो आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो नॉर्मल पब्लिक को मिलता है। तो इसने जुडिशियल सिस्टम में उलेमा ग्रुप को ला दिया और नॉर्मल पब्लिक की तरह इन्हें ट्रीट किया। तो इसलिए बोला जाता है इसने रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर। इस बात से उलेमा लोग थोड़े से नाराज हुए कि भाई ये अपने आप को ज्यादा बड़ा हेड समझ रहा है, और साथ में ही ये एक थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा पढ़ा लिखा किंग भी था एक तरीके से। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो एजुकेटेड किंग है उनमें सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने अदर जो रिलीजन थे उनके साथ भी अपने रिलेशन जो थे अच्छे किए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, उन सबके साथ भी ये रिलीजन अच्छे करने लग गया। और इसलिए इसको बोला जाता है ये एक लिबरल एक रूलर था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसने सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे किए। जैसे इसने एक जैन संत या आप मॉन्क कह सकते हैं, उनको गिफ्ट दिया, जिनका नाम था जिन प्रभासूरी। तो एक जैन संत जिन प्रभासूरी को इन्होंने गिफ्ट दिया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जिन प्रभासूरी किसके टाइम थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम थे। ऐसे ही हिंदू जो फेस्टिवल थे उनमें इंक्लूड होते रहता, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, इन सब फेस्टिवल में भी
मोहम्मद बिन तुगलक आते रहता था। और इस सब बात से उलेमा लोगों को काफी ज्यादा चिढ़ होती थी, और इसीलिए उलेमा लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट करवाए। उलेमा लोग काफी ज्यादा नाराज रहते थे मोहम्मद बिन तुगलक के इन कामों से। उन्हें लगता था कि हमारे धर्म को इंपॉर्टेंस देता नहीं और दूसरे धर्म के साथ रिलेशन रखता है, ये काफिर है। इस काफिर ने हमारे जो रिलीजन है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये सारी बातें उलेमा ग्रुप बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक अपना काम करता जाता है। और इसने अपने सोशल रिफॉर्म भी किए कुछ, और सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन की कोशिश की। जैसे इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो सिविल लेवल पे हो या फिर सेना के लेवल पर, सिविल वर्क वाले हो या फिर एज अ सोल्जर हो, उन सबके अंदर अलग अलग रिलीजन के लोगों को इंक्लूड किया। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सबको भी इसने इंक्लूड किया अपने, और बोला आप लोगों को भी पूरा राइट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी बातें इसने बोली। साथ में अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए कुछ देशों के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए कुछ एम्बेसडर, अपने राजदूत उन देशों में भेजे। जैसे इसने चाइना में, टर्की में, ईरान में, चाइना, टर्की, ईरान, इन देशों में अपने एम्बेसडर को भेजा कि कैसे हम इन देशों से रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। और साथ में इसके जो कॉइन थे, उन कॉइन पर खलीफा, जो मुस्लिम रिलीजन का हेड था, उसका नाम भी लिखवाया। खलीफा की रेस्पेक्ट को भी ध्यान रखा, साथ में अदर रिलीजन से रिलेशन को भी ध्यान में रखा। तो ऐसे इसने बैलेंस करने की कोशिश की। और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, किसानों को हेल्प देने के लिए इसने जो क्रॉप साइकिल सिस्टम होता है उसको इंप्लीमेंट किया। मतलब लोगों को बताया किस सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जा सकती है। जैसे सर्दियां जब पड़े तो आपको वीट उगानी चाहिए, ये सारी बातें इसने बताई। जब बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो तो आपको राइस उगाना चाहिए। ये सारी चीजें इन लोगों को समझाई, और इसी के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से, एग्रीकल्चर के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट इसने बनाया, जिसका नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही के नाम से पूरा एक डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट का एक ही काम था, कैसे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का या उसके लिए जो भी चीजें चलवानी है उनको कैसे यूज किया जाए। और ये पहलिया दिल्ली सुल्तान था जिसने ऐसा किया कि एग्रीकल्चर पे इतना फोकस किया। और साथ में जो जो लैंड जिन पर क्रॉप हो सकती थी, उन लैंड को रजिस्टर में नोटिस करवाया, एक रजिस्टर बनवाया, उस लैंड को लिखवा दिया, पूरा डाटा उसका इकट्ठा कर लिया। साथ में किसानों को फ्री में सीड्स देना, बीज जो होते थे वो फ्री में देते थे। साथ में डेट, कर्ज, उन्हें अगर लग रहा है कि भाई क्रॉप के लिए कोई कर्ज लेना है तो वो भी ये देते थे।
और साथ में एक फेमाइन कोड। जब भी सोसाइटी में अकाल पड़ता था उस टाइम एक फेमाइन कोड बनवाया जिसमें ये हेल्प करता था लोगों की। तो इसने एग्रीकल्चर के लेवल पर, जुडिशियल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर एक अच्छा काम किया और दिल्ली सल्तनत को और तुगलक डायनेस्टी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके अलावा इसने कुछ पॉलिसी चलाई। ये काफी ज्यादा एक तरीके से नई नई स्कीम, नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाला रूलर था और इसलिए इसने कुछ स्कीमें जो चलाई जो इसकी काफी ज्यादा फेमस है। जैसे अभी हमारे मोदी जी चलाते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही इन्होंने भी अपने टाइम में कुछ पॉलिसी चलाई और वो पॉलिसी काफी ज्यादा फेमस है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी, सबसे पहली पॉलिसी इसकी थी जो कैपिटल चेंज। इसने अपनी कैपिटल चेंज करने के बारे में सोचा। था क्या इसका, एक तरफ नॉर्थ इंडिया जहां पर दिल्ली कैपिटल है, दूसरी तरफ साउथ इंडिया जहां पर एक शहर है दौलताबाद, इसके बारे में हमने उतने दिन पढ़ा था कि कैसे खिलजी ने दौलताबाद पर, अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद में जाके कैंपेन किया और वहां से पैसा लेकर आया, जिसे देवगिरी भी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा नॉर्थ इंडिया पे तो मेरा कंट्रोल है ही, क्यों ना थोड़ा सा डेक्कन वाले एरिया में कंट्रोल किया जाए। इसलिए ये अपनी कैपिटल इस दौलताबाद या देवगिरी लेके जाना चाहता, कैपिटल लेके गया दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। पहले तो बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी नाराजगी जताई कि इतनी दूर कौन जाए, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है दिल्ली में। फिर उसके बाद किंग का ऑर्डर था तो कुछ लोग चले, लेकिन कैपिटल शिफ्ट करने में काफी टाइम लगा, क्योंकि पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई ट्रेन चल रही है ट्रेन से चले जाओ। ये वही बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी, इन पे बैठ के जाएंगे या कुछ लोग पैदल भी जाएंगे। इसने कैपिटल चेंज कर दी, लेकिन कुछ टाइम बाद समझ आया डेक्कन में तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया था उसका कंट्रोल गायब हो गया। अब दिल्ली पर ऐसा डर लग रहा था कोई और कंट्रोल कर ले। तो इसने कुछ महीने बाद फिर से बोला और फिर चलो दिल्ली। सब लोग बोले पागल हो गए, अभी हमें दौलताबाद बोला था, दौलताबाद बड़ी मुश्किल से आए, कुछ बुजुर्ग लोग किसी की फैमिली के उसी चक्कर में निपट भी गए, अब ये बोल रहा है वापस चलो दिल्ली। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची कि भाई जब डेक्कन में कंट्रोल करोगे तो ये भी तो दूर पड़ जाएगा। तो वापस ये आ गया और कुछ लोग आए, कुछ लोग वहीं रह गए और इसलिए उन लोगों ने इसका साथ भी नहीं दिया, बोले नहीं अब हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। इसी वजह से डेक्कन वाले एरिया में एक नई लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ जिसे कहते हैं दक्खनी। ये लोग जो यहाँ पे गए बहुत सारे लोग वापस ही नहीं आए। दक्खनी मतलब जो हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है उसका एक रूप दक्खनी, साउथ इंडिया और मराठवाड़ा वाले एरिया। तो एक नई लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और इसलिए बोला जाता है कि इसका कैपिटल चेंज करने का जो डिसीजन है काफी फेल हुआ। तो बाद में इसने खुद ही इसको कैंसिल भी कर दिया, लेकिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। अगली जो इसकी स्कीम थी
जैसे अभी हमारे देश में करेंसी सिस्टम चलता है, हमारे पास 500 का नोट है, हमारे पास 100 का नोट है, 50 का है, 20 का है। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि मेरे यहां भी ऐसी करेंसी हो। जैसे ये करेंसी क्या है, सिंबॉलिक करेंसी है। आरबीआई ने बोल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके कि भैया इस नोट पर है तो वो पेपर ही, लेकिन उस पेपर की वैल्यू 500 की है। आरबीआई का गवर्नर नीचे साइन करता है कि मैं लायबल हूं अगर ये 500 रुपए कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो, या सरकार डिमोनेटाइजेशन करती है तो वो 500 रुपए वापस सरकार देगी। ऐसे ही इसने भी सोचा क्यों ना, कॉइन इतने दिन से मैं चला रहा हूं, क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए और इससे हमें भी फायदा हो, जिसे हम लोग कहते हैं आज की भाषा में फ्रेट मनी, या नॉर्मल भाषा में बात करें तो सिंबॉलिक। एक सिंबल है कि इस पेपर का मतलब है इतना आपके पास करेंसी है। ऐसे ही इसने भी चलाने की सोची, तो इसने सिंबॉलिक करेंसी चलाई। और इस करेंसी को चलाने का एक और रीजन ये था, उस टाइम सिल्वर काफी कम हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में और सिल्वर के कॉइन बनते थे। तो इसने सोचा क्यों इसके कॉइन बनाए। इसने बोला कॉपर के सब कॉइन बनाएंगे और कॉपर के कॉइन की जो वैल्यू है वो सिल्वर कॉइन के बराबर हो। ये इसने नोट करवा दिया, जैसे अभी आरबीआई पेपर पे लिख देती कि भाई इस पेपर का वैल्यू 500 रुपए। ऐसे ही इसने किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सब लोग अपने घर में कॉइन बनाने लगे। किसी के घर में कॉपर की बाल्टी है तो बाल्टी तोड़ी कॉइन बना रहा, पूरा फैमिली कॉइन छाप रहा है, क्योंकि कॉपर घर में अवेलेबल था और इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी उस टाइम थी नहीं। और एक और प्रॉब्लम ये थी, ये लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाए कि कौन फेक करेंसी बना रहा है। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट काफी कंट्रोल कर लेती है, बहुत सारे फीचर नोट्स के अंदर होते हैं जो हमारी आरबीआई या गवर्नमेंट उसमें इंक्लूड करती है, कुछ सिक्योरिटी कोड होते हैं। ऐसा बड़ा कुछ हुआ नहीं, इस वजह से सारे लोग कॉपर के कॉइन बनाने लग गए, पूरी की पूरी फैमिली बना रही है कॉइन, और सबको लग रहा है इसके बदले सिल्वर मिलेगा, सिल्वर के बराबर वैल्यू है। इसलिए ये वाली पॉलिसी भी इसकी फेल हो गई। और फेल होने का रीजन ये कंट्रोल नहीं कर पाए मार्केट का, मार्केट में जो फेक करेंसी चली उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उल्टा इसे कॉपर कॉइन वापस लेने पड़े डिमोनेटाइजेशन की तरह, और उसके बदले सिल्वर के जो कॉइन थे वो देने पड़े, या उसके बदले जितना चांदी होता है उतना उनको देना पड़ा। तो ये पॉलिसी भी इसकी थोड़ी सी फेल रही, और उसका सबसे बड़ा रीजन मार्केट पे कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर मार्केट पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते तो फेक करेंसी नहीं बनती, लेकिन ये इतना कंट्रोल कर ही नहीं पाए, इसलिए इनकी सेकंड पॉलिसी भी फेल रही। अगली जो इनकी पॉलिसी है द्वाब। द्वाब आपको याद होगा, दो नदियों के बीच का एरिया जहां पे फर्टाइल लैंड पाई जाती है। तो द्वाब वाले एरिया में इसने टैक्स में इंक्रीज कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने के बाद, क्योंकि द्वाब वाले एरिया में प्रोडक्शन काफी हो रहा था, जैसे गंगा यमुना रिवर वाला जो द्वाब है नॉर्दर्न प्लेन में वहां पर, तो वहां पे प्रोडक्शन कई साल से ज्यादा हो रहा था। तो इसे लगा अभी मैं 1/3 लेता हूं, क्यों ना इसको 1/3 से 1/2 कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए। तो इसने इंक्रीज किया, लेकिन लोगों ने रिवॉल्ट किया। और रिवॉल्ट करने का रीजन ये था, जिस टाइम इन्होंने इंक्रीज किया उस टाइम फेमाइन आ गया, मतलब उस टाइम प्रोडक्शन ज्यादा हुई नहीं, और फेमाइन आ गया तो पहले से ही प्रोडक्शन नहीं है,
और ये बोल रहे हैं 50% दो, तो किसान लोग नाराज हो गए। इसलिए बाद में इसने इस स्कीम को, पॉलिसी को वापस लिया। तो ये वाली पॉलिसी भी इनकी फेल हुई। 3 पॉलिसी अभी हम देख चुके हैं, कैपिटल चेंज, दूसरा सिंबॉलिक करेंसी, तीसरा द्वाब टैक्स इंक्रीज। अगला जो इनका स्कीम था, खुरासन कैंपेन। खुरासन कैंपेन। खुरासन एक एरिया था सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया के बारे में आपने सुना होगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो स्थान है अफगानिस्तान के साइड में, वहीं पर एक एरिया था खुरासन। और वहां पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चल रहा था और कोई भी सेंट्रलाइज पावर नहीं थी जो उस एरिया को कंट्रोल करे। काफी ज्यादा रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा क्यों ना हम लोग खुरासन वाले एरिया पे कंट्रोल कर लें। इसके लिए इसने अपनी आर्मी और सोल्जर को इंक्रीज किया और सोल्जर को 1 ईयर का एडवांस में सैलरी भी दिया और उनको पूरी ट्रेनिंग की जा रही है कि भैया खुरासन कैंपेन में आपको चलना है। तो सब लोग रेडी हैं, सब लोग खुश हैं क्योंकि सबको जॉब मिली है, इतनी सारी जॉब निकाली है राजा ने। लेकिन जब तक इन्होंने ट्रेनिंग ली तब तक सेंट्रल एशिया की कंडीशन चेंज हो चुकी थी और वहां पर एक सेंट्रलाइज पावर आ चुकी थी और काफी स्ट्रॉन्ग। और अब इन्हें लग रहा था कि वहां खुरासन में अगर हमने कैंपेन किया तो हम लोग भी हारेंगे। इस हार के डर से इसने बोला ये वाला प्लान भी कैंसिल। इसने ये प्लान कैंसिल किया तो इन सोल्जरों ने थोड़ा सा रिवॉल्ट किया कि हम लोग तो घर बोल चुके हैं इतना पैसा आएगा वहां से लेके आएंगे, हम लोग इसी के लिए 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि अब कैंसिल। तो ऐसे कैसे कैंसिल। तो इसने बोला अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए ये वाली स्कीम भी इनकी फेल होती है। सबसे लास्ट इनकी स्कीम, इन्होंने हिमालय वाले एरिया में, हिमालय का जो तराई वाला एरिया है जहां पर रिवर सरफेस पे दिखाई देती हैं, वहां पर एक कैंपेन कराचिल, कराचिल कैंपेन चलाने की बात की। और उसका रीजन था इस तराई वाले एरिया में, जो हिमालय का एरिया था, बहुत सारे लोग जो रिवॉल्ट करते थे यहीं पे छिपते थे। तो इन्हें लगा इन लोगों को थोड़ा सा डराया जाए, धमकाया जाए। तो इसने अपने एक लीडर खुसरू मलिक मलिक को बोला कि आप जाओ तराई वाले एरिया में जो भी ये रिवॉल्ट करने वाले हैं इनको थोड़ा सा पनिश करके आओ। तो ये लोग गए और इन लोगों ने अच्छा काम किया, खुसरू मलिक ने। तो इन तराई वाले एरिया में जो गोल था इन रिवॉल्ट करने वाले को हराना, वो इन्होंने किया। लेकिन ये खुसरू मलिक थोड़े से ज्यादा मोटिवेटेड हो गए और इन्हें लगा जब तराई वाले एरिया में आए हैं, इनको पीटी दिया है, क्यों ना तिब्बत वाले एरिया में चले, वहां से कुछ पैसा वैसा लाया जाए, हम लोगों को भी राजा शाबाशी दे। तो ये अपनी सेना लेके तिब्बत वाले एरिया में पहुंच गए और तिब्बत वाले एरिया में ये लोग हार गए और सिर्फ खुसरू मलिक आप वापस आ पाए और सब वहीं मर गए। तो ये वाला स्कीम भी फेल साबित हुआ। इतनी सारी स्कीम इसने चलाई लेकिन सारी स्कीम फेल हुई। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एक फेल किंग था मोहम्मद बिन तुगलक।
लेकिन ये बात ठीक है कि उसने स्कीम इतनी सारी चली आई और वो सारी फेल थी, लेकिन हम मान भी सकते हैं कि उसने इतने सारे स्टेप लिए। स्टेप लेने के लिए सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस था। दूसरी बात, इसके अंदर लॉजिक था कि भाई कैसे स्कीम बनाई जाती है। स्कीम सक्सेसफुल होगी या फेल होगी ये मैटर नहीं करता, लेकिन इसने वो एक्सपेरिमेंट किए। और इसी के टाइम दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, सबसे ज्यादा टेरिटरी इसके पास ही। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ज्यादातर स्कीम फेल हुई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी स्कीम। अब इसके टाइम में जब एक्सपेंशन ज्यादा हुआ तो साथ में रिवॉल्ट भी ज्यादा होंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले रिवॉल्ट और साथ में एक्सपेंशन, ये नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है कि कैसे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इतने ज्यादा रिवॉल्ट हुए और साथ में एक्सपेंशन भी हुआ, इसने टेरिटरी भी इंक्रीज हुई। तो वो सारी चीजें कैसे हुई, कौन कौन सी किंगडम थी जिन्होंने रिवॉल्ट किया, क्या क्या चीजें हुई। तो इसके टाइम होने वाले रिवॉल्ट और साथ में एक्सपेंशन, एम्पायर एक्सपेंशन एंड रिवॉल्ट, और ये सब किसके अंदर हो रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक एंड रिवॉल्ट। क्योंकि जब भी कोई एक्सपेंशन करेगा तो उसके सामने रिवॉल्ट भी होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीपी। तो इसके यहां जैसे हमने देखा कि भाई सबसे ज्यादा टेरिटरी इसके पास थी दिल्ली सल्तनत में, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा रिवॉल्ट भी इसके सामने हुए। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आप टेरिटरी इंक्रीज करोगे तो साथ में बहुत सारे लोग उस टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए रिवॉल्ट भी करेंगे। तो ऐसा इसके टाइम दिखाई देता है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है पिंक वाला, ये सारा एरिया मोहम्मद बिन तुगलक का है। अदर एरिया की बात करोगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरुआत इतने एरिया से होती है, अलाउद्दीन खिलजी इतना करता है और अलाउद्दीन खिलजी से आगे मोहम्मद बिन तुगलक करता है। तो ऐसे दिल्ली सल्तनत में एक तो अलाउद्दीन खिलजी जो काफी एक्सपेंशन करता है और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो रूलर हैं जो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन करते हैं। और इसके टाइम एक मंगोल अटैक भी हुआ और मंगोल अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। और ये जो मंगोल अटैक किया, तरमासीरिन लीडर जो मंगोल का था, तरमासीरिन, इसकी लीडरशिप में अटैक हुआ और लगभग 1328 29, आपको डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई मंगोल अटैक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। लेकिन इसने थोड़ा सा चालाकी दिखा के उसको कुछ गिफ्ट दिए और वो गिफ्ट काफी महंगे थे। तो इसने इसको गिफ्ट दिया और फिर ये चला गया क्योंकि उसको भी रिसोर्स चाहिए थे। और इसके टाइम जो रिवॉल्ट हुए वो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया सब जगह दिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम रिवॉल्ट। सबसे पहला रिवॉल्ट मदुरा, मदुरा जो साउथ इंडिया के आसपास पड़ता है वहां का रिवॉल्ट हुआ। और मदुरा में जो रिवॉल्ट किया उसका नाम था एहसान शाह।
एहसान शाह ने इसके खिलाफ रिवॉल्ट किया। लगभग 1335 के आसपास मदुरा का रिवॉल्ट मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हुआ। दूसरा जो रिवॉल्ट हुआ, आगे जाके यही सारे जो रिवॉल्ट करने वाले नई नई किंगडम बनाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ऐसे ही विजयनगर, ये काफी फेमस एक किंगडम बनेगा। और इस विजयनगर एम्पायर को बनाने वाले दो भाई हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने रिवॉल्ट किया और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही विजयनगर एम्पायर बना, जिसके एक फेमस रूलर कृष्णदेव राय। कर्नाटक वाले एरिया में इसका डेवलपमेंट हुआ विजयनगर। अगला जो रिवॉल्ट हुआ वो हुआ बंगाल में। और बंगाल में जिसने लीड किया वो है फखरुद्दीन मुबारक शाह। फखरुद्दीन मुबारक शाह, इन्होंने रिवॉल्ट किया। ये लगभग 1338 के आसपास में रिवॉल्ट। और सबसे लास्ट एक और किंगडम जो कर्नाटक से थोड़ा सा ऊपर मराठवाड़ा एरिया में बनी, इसका नाम है बहमनी। बहमनी, और जो काफी ज्यादा लड़ती रही विजयनगर से। इसको जिसने बनाया वो थे अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने अपनी लीडरशिप में बहमनी किंगडम की बात की और ये लगभग 1347। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम कुछ नई डायनेस्टी भी बनी, कुछ नए छोटे छोटे किंगडम बने। जैसे मदुरा में एहसान शाह ने 1335 में किया, विजयनगर में हरिहर और बुक्का ने 1336, बंगाल में फखरुद्दीन मुबारक शाह 1338 और बहमनी किंगडम अलाउद्दीन बहमन शाह 1347। ये कुछ लोग थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया इसके टाइम। और फिर उसके बाद जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का एंड होगा तो ये लोग अपनी नई किंगडम बना लेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही गोल्ड का एक कॉइन चला जो काफी ज्यादा फेमस हुआ। उस गोल्ड के कॉइन को कहते थे दीनार। तो दीनार एक गोल्ड का कॉइन था। और याद होगा आपको, मोहम्मद खिलजी ने 1000 दीनार में मलिक कफूर को खरीदा था। तो ये वही दीनार है, गोल्ड कॉइन। ऐसे ही सिल्वर का भी कॉइन चलता था और सिल्वर के कॉइन को बोला जाता था अदली। अदली एक तरीके से सिल्वर का कॉइन था। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है 1355 के आसपास। और इसका जिक्र बदायूनी करता है, एक राइटर। बदायूनी बोलता है इस तरह राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किंग को पब्लिक से, पब्लिक को
किंग से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो लोग भी थोड़ा परेशान हो गए, जब देखो ये स्कीम वो स्कीम, इसलिए लोग मोहम्मद बिन तुगलक से थोड़ा सा बाद में परेशान होने लगे कि हर बार नई नई स्कीम लॉन्च करता है और बहुत बार वो स्कीम फेल भी होती है। तो ये सारी बातें इनके बारे में चलती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो रूलर बनता है वो है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो काफी एक्सपेरिमेंट वाले थे, काफी नई नई चीजें चलाई और साथ में तुगलक डायनेस्टी को आगे भी बढ़ाया। फिरोज शाह तुगलक, जिनके नाम पे एक स्टेडियम था जिसे अब अरुण जेटली कहते हैं, दिल्ली में एक स्टेडियम था फिरोज शाह स्टेडियम, अब उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। तो इसी ने फिरोज शाह अगला रूलर बनता है। तुगलक, और ये तुगलक डायनेस्टी का एक लास्ट बड़ा रूलर है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 से 88 तक रूल करता है। इसकी जो पॉलिसी है थोड़ी सी डिफरेंस, और मोहम्मद बिन तुगलक को अपना बड़ा भाई मानता है, काफी ज्यादा उनका सम्मान करता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी, इसकी जो मदर थी वो थी हिंदू, और फादर जो थे वो थे मुस्लिम, और इसे अपनी गद्दी पर बैठने के साथ उलेमा का सपोर्ट चाहिए था। उलेमा का सपोर्ट लेने के लिए ये वो काम करेगा जो हिंदू विरोधी होंगे, मतलब दिखाएगा कि मैं मुस्लिम का बहुत ज्यादा सपोर्टर हूं। क्यों? क्योंकि इसको गद्दी पे बैठना है। इसलिए आप देखेंगे ये शरीयत के अकॉर्डिंग कानून चलाएगा। तो ये बोलेगा मैं शरीयत में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपना रूल चलाऊंगा। तो शरीयत रूल को इंप्लीमेंट करेगा, और ये बात किसके अनुसार थी? उलेमा के अनुसार, मतलब मुस्लिम जो ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। साथ में ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो हिंदू लोगों पर जजिया इंपोज करेगा। जजिया एक ऐसा टैक्स जो हिंदू लोगों से लिया जाता, या फिर नॉन मुस्लिम से। और ये एक तरीके से इसलिए था कि हम लोग मुस्लिम रूलर हैं, उसके बावजूद आपके रिलीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये वाला टैक्स चाहिए। और इसलिए उलेमा के कहने पर जो टैक्स सिस्टम था, पहले लगभग 23 टैक्स थे, उनको घटाकर 4 टैक्स में कर दिया, जिनमें एक आपने अभी देखा ही, जजिया। एक टैक्स था जजिया जो हिंदू लोगों पे लगता था। दूसरा टैक्स जो इसका था वो था जकात, एक उर्दू का वर्ड जकात। ये जो है रिच मुस्लिम जो थे उनसे लिया जाता था, ऐसे मुस्लिम जो ज्यादा पैसे वाले थे। जकात एक तरीके से ऐसे होता है जैसे भंडारे के लिए पैसे दिए जाते हैं, दान में, चैरिटी में। तो जो रिच लोग हैं वो दान में, चैरिटी में, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ पैसे दें, ये सारी बातें थी। और एक टैक्स था खम्स। खम्स आपको याद होगा, ये वही पैसा है जिसे लूट कर लाते थे सैनिक लोग,
सोल्जर लोग लूट का जो सामान लाते थे उसका। और हमने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम देखा था कि 1/5 सेना का, सोल्जर का 4/5 राजा का। लेकिन इसके टाइम उल्टा हो जाएगा, इस खम्स का 1/5 किंग का और 4/5 सोल्जर का। तो ये एक तरीके से सोल्जर को, उलेमा को खुश करने की कोशिश करेगा, जिससे कोई ये ना कहे कि भैया मैं तो हिंदू मदर का बेटा हूं और सब लोग मेरे साथ रहे। अगला था खराज। ये भी एक टैक्स था। ये नॉन मुस्लिम से लिए जाने वाला टैक्स था, लेकिन रिलीजियस नहीं। लैंड रेवेन्यू की तरह एक तरह टैक्स जो लिया जाता था नॉन मुस्लिम में, जो लोग लैंड रेवेन्यू देते थे उनसे लिया था। ऐसे इसने उलेमा के कहने पर 4 टैक्स डिवाइड कर दिए। पहले 23 थे, अब 4। एक जजिया, दूसरा जकात रिच मुस्लिम से, खम्स सोल्जर जो लूट के हिस्सा लाते थे, 1/5 किंग, 4/5 सोल्जर। लेकिन अलाउद्दीन के यहाँ बिल्कुल रिवर्स। साथ में उलेमा वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए मुस्लिम जो वुमेन थी उनसे बोला गया कि भैया तुम्हें एक तो पर्दा करना है। तो इसने पर्दा सिस्टम, मतलब घूंघट तुम्हें मरना, पर्दा सिस्टम एक तरीके से रेगुलेट किया, क्योंकि उलेमा वर्ग चाहते थे वुमेन को इतने ज्यादा राइट ना मिले, उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। और साथ में बोला तुम संत की मजार पे नहीं जा सकती। पहले वो लोग चिश्ती, इन संतों की मजार पर मुस्लिम वुमेन जाती थी, अब ये बोलेगा नहीं, क्योंकि उलेमा ने बोला था कि भाई ऐसा अलाउ मत करना। साथ में इसने जो हज यात्रा करने के लिए जाते थे उनके लिए भी इंतजाम किया। जो भी मुस्लिम हज यात्रा करने के लिए जाता था उसको सब्सिडी मिलती थी, सरकार एक तरीके से पैसे देती थी। वो सारी चीजें इसने की। साथ में इक्ता जो मिलता था एडमिनिस्ट्रेटर में, तो पहले इक्ता सिस्टम जेनेटिक नहीं था। ये नहीं था कि आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, लेकिन अब इसने इस इक्ता सिस्टम को जेनेटिक कर दिया। ये अब नए नहीं, जो पिताजी करके गए थे अब उसी को उसका बेटा करके जाएगा। और ऐसा ही कर दिया सेना में कि भैया जब पिताजी रिटायर हो तो उनका बेटा सोल्जर बन जाए। जेनेटिक तरीके से एक तरीके से सेना और एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। और इसने फार्मर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनसे कहा जो भी आपने डेट लिया है, और मेरे रजिस्टर में जो मेंशन है डेट का रजिस्टर जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम चला, कुछ रजिस्टर को ही फाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। इससे किसान लोग खुश हुए, एक तरीके से उनका डेट जो था वो माफ हो गया। जैसे अभी सरकार चलाती है, ऐसे इसने रजिस्टर को ही एंड करवा दिया। ऐसे इसने इरिगेशन के लिए भी काम करवाया कि कैसे भाई हमारी सोसाइटी में इरिगेशन होना चाहिए, कैसे लोगों को फायदा मिलना चाहिए, ये सारी चीजें भी करवाएगा। एग्रीकल्चर में भी कुछ डेवलपमेंट होंगी, तो अपने भाई की तरह जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, ये भी उन चीजों को कंटिन्यू करेगा। एक्सपेंशन बहुत कम करेगा, क्योंकि इसे लगता है जितना भैया छोड़ के गए उतना अच्छा है, ज्यादा एक्सपेंशन की कोई जरूरत नहीं। और दिल्ली और हरियाणा वाले एरिया में काफी नहरों का डेवलपमेंट कराएगा, कैनाल डेवलपमेंट। तो इसके टाइम
काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है इरिगेशन में। साथ में एक कॉइन का, जो सिल्वर कॉइन थे उनको रिलीज करेगा, और सिल्वर कॉइन जो इसने लॉन्च किए उनको कहते थे सास गनी। सास गनी, ये सिल्वर कॉइन इसने लॉन्च किए। ऐसे इसने कॉपर के कॉइन भी रिलीज किए, जिन्हें अर्ध एवं बिक, अर्ध और बिक नाम से कहता था। ऐसे इसने कॉइन रिलीज किए, और अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, तुगलक की याद में एक नया शहर डेवलप करवाया जिसका नाम था जौनपुर। अभी भी ये शहर है जौनपुर, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया, उनकी मेमोरी में बनवाया। और जो भी लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बुराई करते थे उनको थोड़ा सा डराता भी था। साथ में इसकी सोशल वेलफेयर स्कीम काफी ज्यादा फेमस थी, कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम भी इसने चलाई, या आप कह सकते हो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा काम फिरोज शाह तुगलक करता है, जैसे पेंशन डिपार्टमेंट, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन देना, जो रिटायर्ड सोल्जर है उनको पेंशन देना, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देना, जिसे ये कहता था दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक, कि आपको पेंशन मिलेगी। ऐसे ही जो लोग घर नहीं था जिनके पास, अनाथ थे, उनकी हेल्प के लिए दीवान ए खैरात, खैरात का मतलब होता है फ्री में किसी चीज को, मुफ्त में चीजें देना, तो दीवान ए खैरात इसने बनाया। फ्री सर्विस, फूड से लेकर हेल्थ, हेल्थ से लेकर एजुकेशन, ये सारी चीजें इसने फ्री में दी। साथ में हेल्थ, फूड, और भी कोई पब्लिक की चीजें थी, एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉय नहीं थे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, रोजगार दिया। इसलिए माना जाता है पहला ऐसा दिल्ली सुल्तान जो किंगडम को वेलफेयर से जोड़ देता है। और इसलिए इसका रूल काफी ज्यादा फेमस है, बस जजिया कर को छोड़कर, जजिया टैक्स लगाता है रिलीजियसली, वो इसका ही था। तो ये आज की क्लास थी, और हमने तुगलक के डायनेस्टी के ज्यादातर रूलर देख लिए, एक दो बच्चे हैं बस नाम नाम के, और कल हम सैयद और साथ में लोदी, मतलब दिल्ली सल्तनत वाला हमारा हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के रूलर के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट हो तो आप